गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके सीएमए इंटर का या सीएमए फाइनल का कंपनी लॉ का सेकंड चैप्टर, और वो है टाइप ऑफ कंपनीज। हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप की कंपनीज होती है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि कंपनी क्या होती है, कंपनी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये सब चीजें हम पढ़ चुके थे कि आखिर कंपनी है क्या चीज। अब हमें इस सेकंड चैप्टर के अंदर ये पढ़ना है कि भैया कंपनी कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की आखिर एक कंपनी होती है। तो अब हम ये चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। देखें आप, अच्छा, सबसे पहली बात, हम ये जो चैप्टर पढ़ेंगे कि कंपनी कितने टाइप की होती है, हम अलग अलग बेसिस, अलग अलग आधार पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर कितने टाइप की कंपनीज होती है। तो आपको ये याद रखना है कि इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर दो टाइप की कंपनीज होती है। एक तो होती है स्टैट्यूटरी कंपनी और एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक बात बताई थी। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर यह बताया था कि अगर आप कंपनी खोलना चाहते हैं, अगर आप कंपनी ओपन करना चाहते हैं, कंपनी खोलना चाहते हैं, तो जरूरी है, कंपलसरी है कि आपको अपनी कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर करवानी पड़ेगी, या इससे पहले जो लॉ आया था उसके अंदर रजिस्टर करवानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब देखिए बड़ा सिंपल सा है, और कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। सपोज करें, आप ये मानकर चलिए कि एक घर बना हुआ है और उस घर का नाम है कंपनीज एक्ट 2013, या फिर कोई दूसरा एक्ट, मतलब बेसिकली कंपनीज एक्ट नाम है उस घर का। आज अगर कोई भी कंपनी आप खोल रहे हो तो जरूरी है कि आपने अपनी कंपनी को उस एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाया हो। मतलब एक बार वो कंपनी उस घर में जाकर अपनी हाजिरी देकर आ गई, तब ही आपको कंपनी माना जाता है। अगर आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हैं तो ही आपको कंपनी माना जाता है, अदरवाइज कंपनी नहीं माना जाता। ये बात हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी। तो ऐसी कंपनीज जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, उन्हें बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं होती, बल्कि वो अपने खुद के सेपरेट एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है। नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं, जैसे ये टाटा स्टील हो गई, एयरटेल हो गई, रिलायंस कंपनी हो गई, ये सभी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं और इनको रजिस्टर्ड कंपनी बोला जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होती बाकी कंपनीज की तरह, बल्कि वो अपने सेपरेट खुद के पर्सनल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, खुद के पर्सनल सेपरेट एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। उनको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज। वो कंपनीज जो खुद के एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, सेपरेट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका आईसीएआई, जो चार्टेड अकाउंटेंट वाला इंस्टीट्यूट है, वो भी एक कंपनी है। वो 1949 एक्ट में चलता है। देखो लिखा भी हुआ है कि स्टैट्यूटरी है, अपने खुद के एक्ट में रजिस्टर्ड है, पार्लियामेंट की अप्रूवल लेकर। कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, नॉर्मल बाकी सभी कंपनियों की तरह नहीं है। सेम उसी तरीके से आपका आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जो कि 1980 के अंदर रजिस्टर्ड है अपने सेपरेट एक्ट में। आपका आईसीएमए, जो कि 1959 1958 एक्ट में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा आरबीआई,
जो कि 1934 में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा LIC जो कि 1955 के अंदर रजिस्टर्ड है। ये होने को तो कंपनीज है, इनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट वाले प्रोविजन अप्लाई होते हैं, लेकिन ये नॉर्मली बाकी सभी कंपनीज की तरह कंपनीज एक्ट के अंदर जाकर रजिस्टर नहीं हुई, ये अपने सेपरेट एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई, ये खुद के एक्ट में जाकर रजिस्टर हुई और इनको बोला जाता है स्टैट्यूटरी कंपनीज। तो मैं आपको दोबारा से बता दूं कि इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर दो प्रकार की कंपनीज होती हैं। दो प्रकार की कौन कौन सी कंपनीज होती हैं इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर? एक तो होती है स्टैट्यूटरी कंपनी, जो कि अपनी सेपरेट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, पार्लियामेंट की अप्रूवल लेकर रजिस्टर्ड होती है। और एक होती है बाकी सभी बच गई नॉर्मल कंपनीज, जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर जाकर रजिस्टर्ड हो जाती है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि एक कंपनी है वो खुद के एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसे हम कौन सी कंपनी बोलेंगे? आंख बंद करके बोल देना स्टैट्यूटरी कंपनी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एक कंपनी है और वो बहुत सारी कंपनीज की तरह कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसे हम कौन सी कंपनी बोलेंगे? उसे हम रजिस्टर्ड कंपनी बोलेंगे। तो ये हो गया टाइप ऑफ कंपनी के अंदर अपना पहला पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, कि लायबिलिटी के बेसिस पर कितने प्रकार की कंपनीज होती हैं। और इसको मैं फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो यहां पर इसको समझाने में हम अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हमने दो देखी, एक तो देखी इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी, दूसरी देखी लायबिलिटी के बेसिस पर तीन टाइप की कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पहली क्लास नहीं देखी है तो एक बार फर्स्ट चैप्टर की क्लास देखें, इसको मैंने बहुत एग्जांपल के साथ में समझाया हुआ है। अब आती है हमारे थर्ड टाइप की कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप के आधार पर कितने टाइप की कंपनीज होती है? मैं आपको बता दूं कि मेंबरशिप के बेसिस पर तीन टाइप की कंपनीज होती है, तीन प्रकार की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के पढ़ेंगे। मेंबरशिप के आधार पर तीन प्रकार की कंपनीज होती है। एक होती है आपकी प्राइवेट कंपनी, एक होती है आपकी पब्लिक कंपनी, एक होती है आपकी वन पर्सन कंपनी। तीनों को बहुत आराम से पढ़ाऊंगा मैं। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, पब्लिक का सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, वन पर्सन कंपनी का सेक्शन 2 सबसेक्शन 60। सेक्शन याद रखने हैं इसके। तो अब हम देखेंगे मेंबरशिप के आधार पर कितने प्रकार की कंपनी से, ध्यान से देखें आप लोग इसको। देखिए, सबसे पहले मैंने बोला प्राइवेट कंपनी। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर आज आप कोई प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि कम से कम 2 मेंबर हो, एटलीस्ट 2 मेंबर होने जरूरी है। अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हैं तो कम से कम 2 मेंबर होने जरूरी है, वरना आप प्राइवेट कंपनी नहीं चला सकते। कम से कम 2 डायरेक्टर होना जरूरी है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि एक प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं? 2। मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होते हैं? 2। इतने तो होने ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्राइवेट कंपनी का जो नाम है उस नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा हुआ होना जरूरी है। अगर किसी कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है। तो मैंने आपसे 2 बातें बोली कि कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर्स 2 होने जरूरी है, मिनिमम डायरेक्टर्स 2 होने जरूरी है, कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना जरूरी है। देखिए,
जैसे ये एक कंपनी है मोहित एग्रोटेक बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना जरूरी है, हमें पता लग जाता है ये कंपनी प्राइवेट है। तो दो बातें पढ़ ली हमने प्राइवेट के लिए। नेक्स्ट बात याद रखें, मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुने इस बात को, थर्ड पॉइंट समझाऊंगा। हर प्राइवेट कंपनी के ऊपर 3 कंपल्सरी रेस्ट्रिक्शंस लगती है। हर प्राइवेट कंपनी के ऊपर 3 कंपल्सरी रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं, जरूरी है, लगती है जी। 3 रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं प्राइवेट कंपनी पे, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे कि कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हम ये देखेंगे कि कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कंपनी के अंदर जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उनमें से एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं कंपनी के अंदर, हर कंपनी में, उसमें से एक डॉक्यूमेंट ये भी होता है। इसके अंदर कंपनी के इंटरनल रूल्स आते हैं कि कंपनी कैसे काम करेगी, कैसे काम नहीं करेगी, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब सुने एक बार दोबारा से, मैं आपको बोल रहा हूं मेंबरशिप के बेसिस पर 3 टाइप की कंपनीज होती हैं, जिसमें से एक होती है प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी आपको बनानी है तो कम से कम 2 मेंबर होने जरूरी है, कम से कम 2 डायरेक्टर होने जरूरी है। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हर प्राइवेट कंपनी के ऊपर 3 रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल होती है, 3 रेस्ट्रिक्शंस लगती है और वो तीनों की तीनों रेस्ट्रिक्शंस प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होनी चाहिए। मैं दोबारा से बोलता हूं, हर प्राइवेट कंपनी के ऊपर 3 रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं, 3 रुकावटें लगती हैं, जरूरी है जी, सभी प्राइवेट कंपनीज में लगती हैं और वो तीनों रेस्ट्रिक्शन कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी हुई होनी जरूरी है। तो अभी तक हमने प्राइवेट कंपनी के लिए ये 3 पॉइंट पढ़ लिए, मिनिमम मेंबर 2, मिनिमम डायरेक्टर 2, लास्ट के शब्द प्राइवेट लिमिटेड और 3 रेस्ट्रिक्शन कंपनी के एओए में आनी जरूरी है। क्वेश्चन आता है वो 3 रेस्ट्रिक्शन कौन सी है। पहली रेस्ट्रिक्शन, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज, शेयर, डिवेंचर, कोई भी चीज फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होती। सर फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब, फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब है ऐसा नहीं है कि आप दुनिया में किसी को भी प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर सकते हो या किसी से भी प्राइवेट कंपनी के शेयर या सिक्योरिटीज खरीद सकते हो, पॉसिबल नहीं। कुछ लिमिटेड लोग हैं, उन्हीं को ही प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटीज बेची जा सकती है, उनसे खरीदी जा सकती है। ऐसा नहीं है दुनिया में किसी से भी प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटीज को बेच सकते हो, खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है। पब्लिक में ऐसा पॉसिबल है। आप ये समझ के चलिए, ये एक कमरा, रूम है, आप यहां पर खड़े हुए हो, है ना, आप यहां पर खड़े हुए हो और यहां पर एक विंडो है, विंडो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने यहां से शेयर फेंका नीचे और नीचे वाले ने आपके पास में रुपया फेंका, आपको यह पता भी नहीं चला कि मेरा शेयर किसको बिका, सामने वाले को यह पता नहीं चला कि मैंने जो शेयर खरीदा किससे खरीदा, ट्रांजैक्शन हो गया, शेयर बिक गया, आपके पास पैसा आ गया। ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, कोई भी किसी को भी बेच रहा है दुनिया में। पब्लिक कंपनी में ऐसा पॉसिबल होता है, प्राइवेट कंपनी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है।
अब स्टूडेंट बोलता है, बोला सर मुझे एक बात समझ में आई, आप ये बोल रहे हो कि प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटीज फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है आप किसी को भी ट्रांसफर कर दो, ऐसा नहीं है। लेकिन सर ट्रांसफरेबल तो है, फ्रीली नहीं है, पर ट्रांसफरेबल तो है, ट्रांसफर तो की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है किसी को भी की जाए, लिमिटेड लोगों को की जा सकती है। सर वो कौन है लिमिटेड लोग, देख लो एक बार। सपोज करो कि कंपनी है मोहित एग्रोटेक बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड, महेंद्र सिंह धोनी इसके मेंबर हैं, युवराज सिंह इसके मेंबर हैं, सचिन तेंदुलकर साहब इसके डायरेक्टर हैं। तो प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स और डायरेक्टर्स एक दूसरे को आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक दूसरे को सिक्योरिटीज बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, फ्रीली नहीं है। प्राइवेट कंपनी के मेंबर डायरेक्टर एक दूसरे को बेच सकते हैं, एक दूसरे से खरीद सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के मेंबर और डायरेक्टर के बाहर की जो दुनिया है उसको अपने शेयर सिक्योरिटीज बेच और खरीद नहीं सकते। स्टूडेंट बोलता है सर समझ में आया, सर मुझे ये समझ में आ गया कि आपने बोला प्राइवेट कंपनी के ऊपर 3 रेस्ट्रिक्शन लगती है, उनमें से एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटी फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। ऐसा नहीं है किसी को भी मन चाहा उसको बेच दिया, उससे खरीद लिया, नहीं। कंपनी के जो मेंबर्स हैं, डायरेक्टर हैं, वो आपस में एक दूसरे को बेच सकते हैं, एक दूसरे से खरीद सकते हैं, उनके अलावा कोई और नहीं। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर महेंद्र सिंह धोनी जो कि इस कंपनी के मेंबर हैं, वो सचिन तेंदुलकर जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, युवराज सिंह जो मेंबर है, वो आपस में एक दूसरे को तो बेच सकते हैं। सर ये तो समझ में आ गया। क्या सर ये कंपनी के जो मेंबर डायरेक्टर हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव को भी बेच सकते हैं क्या? जी हाँ। तो प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटीज प्राइवेट कंपनी के मेंबर डायरेक्टर एक दूसरे को बेच सकते हैं और एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स को भी बेच सकते हैं, उनके अलावा किसी और को नहीं बेच सकते। पहली रेस्ट्रिक्शन। अब हम आते हैं दूसरी रेस्ट्रिक्शन के ऊपर। मैंने जब बच्चों को मैं ये बताता हूं कि प्राइवेट कंपनी के अंदर जो मिनिमम मेंबर्स होंगे, मिनिमम मेंबर्स कम से कम 2 होने जरूरी है। अगर 2 मेंबर नहीं है, 2 से भी कम है, तो आप प्राइवेट कंपनी नहीं खोल सकते। क्वेश्चन ये आता है कि सर प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं 200। सर ये बताइए कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, सर उस प्राइवेट कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज हैं, जो कंपनी के प्राइवेट कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉइज हैं सर, जो कि प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करते हैं, प्लस वो कंपनी के मेंबर भी हैं, एम्प्लॉय भी हैं, मेंबर भी हैं। क्या सर उनको इस 200 की लिमिट में काउंट किया जाता है? नो। मैं दोबारा से बोल दूं, प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनी में, लेकिन उस मैक्सिमम मेंबर के अंदर एम्प्लॉइज को काउंट नहीं किया जाता। एम्प्लॉइज के अलावा प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, चाहे से एम्प्लॉय प्रेजेंट है जो कंपनी में आज भी काम कर रहा है, चाहे से एम्प्लॉय पास्ट पहले एम्प्लॉय था अब छोड़ चुका है, उनको हम मैक्सिमम मेंबरशिप में काउंट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी है, उसका नाम है ओयो प्राइवेट लिमिटेड। मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये लोग कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, ये लोग कंपनी के अंदर काम करते हैं और ये लोग कंपनी के अब मेंबर बनना चाहते हैं। जी बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि ये 200 की लिमिट में काउंट नहीं होते। सपोज कीजिए, आप ऐसा सपोज कीजिए
कि ओयो कंपनी के अंदर ऑलरेडी 200 लोग हैं, ऑलरेडी 200 लोग हैं। मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ये भाई साहब जो कि कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, अब वो कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं। आप उनको मना नहीं कर सकते ये बोलकर कि कंपनी में तो ऑलरेडी 200 मेंबर हो गए और प्राइवेट कंपनी 200 से ज्यादा मेंबर नहीं रख सकती। आप मना नहीं करोगे क्योंकि एम्प्लॉइज को 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाता। एम्प्लॉइज के अलावा बाकी के लोग हो सकते हैं 200, चाहे से वो एम्प्लॉय प्रेजेंट एम्प्लॉय है, चाहे से वो पास्ट एम्प्लॉयज है, कोई से भी एम्प्लॉयज है, चाहे से प्रेजेंट चाहे से पास्ट, उनको 200 की लिमिट में काउंट नहीं करते। बच्चा बोलता है सर समझ में आ गया। हमें अभी तक सर अभी तक आपने जो हमको समझाई उसमें सर हमको 2 रेस्ट्रिक्शन समझ में आ गई। पहला, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। दूसरा, मैक्सिमम मेंबर 200 है। आप एक बात सोचिए, कोई कंपनी है, मैं एक कंपनी में काम करता था पहले, ल्यूमेक्स नाम की कंपनी में। वो कंपनी मान लीजिए प्राइवेट कंपनी थी, एग्जांपल के तौर पे माने वो प्राइवेट कंपनी। आपको पता है कंपनी के अंदर ही 500 लोग काम करते थे। अब आप बोलोगे सर 200 की लिमिट ऊपर हो गई। नहीं यार, क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉइज जो है ना, उनको इस 200 वाली लिमिट में काउंट नहीं करते। हालांकि वो कंपनी के एम्प्लॉय भी होते हैं, मेंबर भी होते हैं, दोनों चीज होती है, लेकिन उन्हें मैक्सिमम लिमिट में काउंट नहीं करते। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन पर कि कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपनी सिक्योरिटीज खरीदने के, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 200। अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट करने लगी, आओ मेरे शेयर्स खरीदो, आओ मेरी सिक्योरिटीज खरीदो, तो फिर 200 की लिमिट जो है वो पार हो जाएगी, एक्सीड हो जाएगी। तो ये 3 रेस्ट्रिक्शन एक प्राइवेट कंपनी पर लगती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, एक बार दोबारा से देखो। अभी तक हमने पढ़ा कि इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे 2 प्रकार की कंपनी है, स्टैट्यूटरी और रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड कंपनी वो है जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, और स्टैट्यूटरी कंपनी वो है जो कि अपने सेपरेट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, पार्लियामेंट की अप्रूवल लेकर। लाइबिलिटी के बेसिस पे 3 प्रकार की कंपनीज होती हैं, फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं। मेंबरशिप के बेसिस पर भी 3 टाइप की कंपनीज होती है, उनमें से एक होती है प्राइवेट कंपनी, जिसके बारे में हमने ये सब पढ़ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी पब्लिक कंपनी के पास में। बहुत ध्यान से सुने, ध्यान कीजिए, मैंने आपको बोला था प्राइवेट कंपनी का जो सेक्शन होता है वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। उसी तरीके से पब्लिक कंपनी का सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 होता है। आपको ये याद रखना। आपने बोला कि सर प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम जो मेंबर्स हैं वो 2 हैं। सर पब्लिक में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 7। सर आपने बोला कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। सर पब्लिक में कितने होने चाहिए? 3। सर आपने बोला प्राइवेट कंपनी का जो नेम है वो एंड होगा प्राइवेट लिमिटेड से। सर पब्लिक का नेम किससे एंड होगा? सिर्फ लिमिटेड से। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सैलमोन कंपनी लिमिटेड। मैंने बोला था ये पब्लिक कंपनी है। कैसे पता चला? नेम के एंड में सिर्फ लिमिटेड आ रहा है। तो अगर नेम के एंड में सिर्फ लिमिटेड आता है तो इसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं। तो अभी तक हमने देखो क्या पढ़ा यहाँ पर। अभी तक हमने पढ़ा कि पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर, कम से कम 3 डायरेक्टर, लास्ट का शब्द लिमिटेड से खत्म होगा। हमने अभी प्राइवेट कंपनी के ऊपर जो 3 रेस्ट्रिक्शन देखी, पब्लिक कंपनी के ऊपर उन 3 में से कोई भी रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती। एक भी रेस्ट्रिक्शन पब्लिक कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होती उन 3 में से। सिंपल बात ये है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब बात आती है 4th पॉइंट की। बहुत ध्यान से सुने, और इस 4th पॉइंट को समझाने के लिए मैं पहले आप लोगों को एक एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं आपसे। बहुत ध्यान से सुने। देखिए एक एक्टर है,
उनका नाम है अभिषेक बच्चन जी। ये उनका नाम है अभिषेक बच्चन। प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए अपने एक्टिंग कैरियर में। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, बहुत सारी वजह हो सकती हैं उसकी कि अभिषेक बच्चन क्यों सफल नहीं हुए अपने एक्टिंग कैरियर में। लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि उन बहुत सारी वजह में से एक वजह जो है वो मैं आपको उस मुद्दे पर बात कर। अभिषेक बच्चन साहब को जब भी कंपेयर किया गया तो उनकी उम्र के जो एक्टर हैं उनसे कंपेयर नहीं किया गया। अगर उनसे कंपेयर करें तो अभिषेक बच्चन एक्चुअली में एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं और अपने जो उनके खुद के कॉम्पिटिटर है उनसे बहुत आगे निकल जाए, लेकिन उनको कंपेयर हमेशा अमिताभ बच्चन जी से किया गया। सेम उसी तरीके से एक और चीज बताता हूं। एक क्रिकेटर थे, क्रिकेटर, उनका नाम था रोहन गावस्कर। सुनील गावस्कर जी के बेटे थे वो। सुनील गावस्कर साहब किसी वक्त पे बहुत बड़ा नाम थे क्रिकेट में, आज भी हैं, लेकिन जब वो खेलते थे उस वक्त तो बहुत बड़ा नाम थे। मतलब जो आज तेंदुलकर जी, विराट कोहली साहब, धोनी साहब का नाम है, उनका नाम हुआ करता था सुनील गावस्कर जी का। रोहन गावस्कर उनके बेटे थे। पता है आपको, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक क्रिकेट मैच हो रहा था जिसमें बड़े बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे। सचिन जी आउट हो चुके, तेंदुलकर आउट हो गए, गांगुली साहब आउट हो गए, द्रविड़ आउट हो गए, सहवाग, वीरेंद्र सहवाग जी आउट हो गए, बड़े बड़े आउट हो गए। रोहन गावस्कर जो थे उन्होंने अकेले ने वो पूरा मैच बचाया और जिताया। फिर भी वो आज क्रिकेट टीम में नहीं है बहुत सालों से। बहुत छोटा कैरियर रहा उनका। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग तो उनका नाम भी नहीं जानते। पता है क्यों? क्योंकि उनको हमेशा कंपेयर किया गया सुनील गावस्कर साहब से कि बाप ऐसा है तो बेटा भी ऐसा ही होगा। जबकि रोहन गावस्कर तो लेफ्टी थे और सुनील गावस्कर साहब जो पिताजी थे उनके, वो राइटी थे। ओपनर बैट्समैन थे सुनील गावस्कर जी, और ये जो आपके रोहन गावस्कर थे वो मिडिल बैट्समैन थे, 5वें 6ठे नंबर पे आते थे। फिर भी लोग कंपेयर कर रहे थे। फ्यूचर में जो सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है वो होगी अर्जुन तेंदुलकर, जो सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं। लोग उनको कंपेयर करेंगे। सर आप हमें ये कहानी क्यों सुना रहे हो? मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मानकर चलिए कि अमिताभ बच्चन साहब पब्लिक कंपनी है और अभिषेक बच्चन जी प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इन्होंने, अमिताभ बच्चन जी ने अभिषेक बच्चन जी के 51% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड कर लेती है तो उसका कंट्रोल आ जाता है। मतलब अमिताभ बच्चन जी अभिषेक बच्चन जी को कंट्रोल कर रहे हैं। हम इस कंपनी को सब्सिडरी बोलते हैं। हालांकि इस टॉपिक को मैं आगे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझिए। अगर कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड कर लेती है तो वो कंपनी उसको कंट्रोल करती है। ये कंपनी बोली जाती है होल्डिंग और ये कंपनी बोली जाती है सब्सिडरी। अब सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। अब हम आपसे मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो दुनिया ये सोचती है कि यार ये प्राइवेट कंपनी तो नाम की प्राइवेट है, एक्चुअली में चला तो इसको पब्लिक ही रहा है। तो दुनिया उस प्राइवेट कंपनी को भी डीम्ड करती है, मानने लग जाती है एज पब्लिक कंपनी।
तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उस प्राइवेट कंपनी को डीम्ड पब्लिक कंपनी भी बोला जा सकता है। ये पढ़ लिया हमने पब्लिक कंपनी के बारे में। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे मेंबरशिप के बेसिस पर 3 टाइप की कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक, अब आती है 1% कंपनी। 1% कंपनी का कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको पहले एक कहानी सुनाना चाहूंगा। ध्यान से वो कहानी सुनेंगे आप, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए हुआ क्या कि जो छोटे मोटे दुकानदार लोग थे ना, जो रोड पे आप दुकान देखते हैं, शॉप देखते हैं, जो दुकानदार लोग थे, वो दुकानदार लोग ये बोले कि यार हमारी दुकान के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उस पे लिखा हुआ है दुकान, प्रोप्राइटरशिप फर्म। हालांकि इस दुकान को मैं अकेला चलाता हूं और मैं अकेला ही चलाना चाहता हूं, मैं अकेला चलाता हूं, मैं अकेला ही चलाना चाहता हूं। मुझे ऐसे ही आता है बिजनेस करना, धंधा करना। मेरी एक ख्वाहिश है कि यार मैं छोटा मोटा व्यापारी हूं और मेरी दुकान के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उस पे प्रोप्राइटरशिप फर्म या दुकान लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि मेरी दुकान के बाहर जो बोर्ड है उस पे कंपनी लिख जाए, लेकिन बिजनेस मैं अकेला ही करूंगा, मैं अकेला ही चलाऊंगा बिजनेस, जैसे मैं पहले चलाता था वैसे करूंगा मैं धंधा अपना। बस मुझे इज्जत मिल जाए, मुझे कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक वाले फायदे मिल जाए, मुझे एक्ट में रजिस्टर कर लिया जाए, मेरी दुकान को दुकान ना बोला जाए, कंपनी का दर्जा दे दिया जाए, बाहर बोर्ड पे कंपनी शब्द लिख जाए, मजा आ जाएगा, इज्जत बढ़ जाएगी, बेनिफिट मिल जाएंगे, बैंक की नजरों में इज्जत बढ़ेगी, कस्टमर की नजरों में इज्जत बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी। मेरा ये सपना है। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है छोटे मोटे दुकानदार। तो वो छोटे मोटे दुकानदार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए और सेंट्रल गवर्नमेंट से पास में जाकर बोले कि गवर्नमेंट हमको कंपनी का दर्जा दे दो, हमें कंपनी का स्टेटस दे दो, लेकिन हम काम अकेले ही करेंगे। गवर्नमेंट बोली अरे यार, तुमको अगर मैं कंपनी का दर्जा देने की सोचूं भी तो प्राइवेट कंपनी के अंदर भी कम से कम 2 मेंबर चाहिए, पब्लिक में 7 चाहिए। तुम बोल रहे हो तुम अकेले काम करोगे? बोले साहब हम तो अकेले काम करेंगे, लेकिन हमें कंपनी का दर्जा दे दो। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि यार विदेशों में एक कंसेप्ट चलता है जिसका नाम है 1% कंपनी। मतलब एक इकलौता इंसान भी कंपनी खोल सकता है। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो कंसेप्ट जो विदेश के अंदर पुराना कंसेप्ट था, बहुत सालों से चला जा रहा था, वो कंसेप्ट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस 2013 कंपनीज एक्ट के अंदर लागू कर दिया। 1 अप्रैल 2014 से इंडिया में 1% कंपनी बन रही है। 1 अप्रैल 2014 से बन रही, उससे पहले से नहीं बनती थी। तो इंडिया के अंदर तो ये नया कंसेप्ट है, विदेश के अंदर ये पुराना कंसेप्ट है। कौन लाया इंडिया में इस कंसेप्ट को? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों लाई? जिससे एक इकलौता आदमी भी कंपनी खोल सके, इज्जत बढ़े, कंपनी का दर्जा मिले, बैंक इजीली लोन दे दें उसको, लोगों का भरोसा बढ़ जाए उसके ऊपर। इसलिए 1% कंपनी का ये कंसेप्ट इंडिया में लाया गया। तो अभी तक तो मैंने बताया ये क्यों लाया गया था। क्वेश्चन अब ये आता है कि ये जो 1% कंपनी है आखिर ये क्या होती है? अब ये सुने। कम से कम एक मेंबर होना चाहिए, कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए। पब्लिक कंपनी के नेम के एंड में आता है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक के नेम के एंड में आता है लिमिटेड, 1% कंपनी के नेम के एंड में आता है ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यहां तक समझ में आ गया?
क्वेश्चन अब ये आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इंडिया के अंदर 1% कंपनी कौन खोल सकता है? इंडिया के अंदर अगर 1% कंपनी खोलना चाहते हो तो 2 कंडीशन पूरी कर दो। जो व्यक्ति 2 कंडीशन पूरी करता है सिर्फ वही 1% कंपनी ओपन कर सकता है इंडिया में। एक तो वो इंडिया का सिटीजन हो। सिटीजन का मतलब नागरिकता, उस देश का निवासी, उसे उस देश की नेशनलिटी मिली हुई है, जैसे आप और मैं इंडियन हैं, पहली कंडीशन। दूसरा, वो रेजिडेंट भी हो। सिटीजन और रेजिडेंट अलग अलग होता है। सिटीजन का मतलब होता है आप उस देश के नागरिक हो। रेजिडेंट का मतलब है कि पिछले साल आप 182 डेज इंडिया में रहे थे। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दें आप। टॉम क्रूज पिछले साल, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया के अंदर 250 डेज रहा। क्या टॉम क्रूज इंडिया में 1% कंपनी ओपन कर सकता है? नहीं, क्योंकि 2 कंडीशन पूरी होनी है। पहला, सिटीजन प्लस रेजिडेंट। टॉम क्रूज रेजिडेंट तो बन गया क्योंकि 182 दिन वो इंडिया में रह गया, लेकिन वो सिटीजन नहीं है। दोनों कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो अभी तक हमने पढ़ा 1% कंपनी जो है वो मिनिमम 1 मेंबर, मिनिमम 1 डायरेक्टर, नाम के एंड में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, कौन बंदा खोल सकता है? जो इंडिया का सिटीजन और रेजिडेंट है। क्वेश्चन ये आता है कि सर अनिल कपूर, सर अनिल कपूर जो हैं वो तो इंडिया के सिटीजन भी हैं, रेजिडेंट भी हैं। क्या वो इंडिया में 1% कंपनी खोल सकते हैं? यस, खोल सकते हैं। सर एक वक्त पे, एट अ टाइम, एक वक्त पर कितनी 1% कंपनी खोल सकते? ओनली 1। सर अनिल कपूर ने एक 1% कंपनी खोल रखी है XYZ नाम से, वो एक और कंपनी खोलना चाहते हैं PQR नाम से, नहीं खोल सकते। एक वक्त पर एक ही ओपीसी खोल सकता है एक इंसान। नई 1% कंपनी खोलनी है, पुरानी वाली बंद कर। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गए पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ पॉइंट। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन का जवाब दो मुझको। मोहित बंसल मतलब मैंने इंडिया में एक 1% कंपनी ओपन करी। एक ही मेंबर होता है उसका, जो कि मैं हूं। यार कल को अगर मेरी डेथ हो गई तो मेरी कंपनी तो बंद हो जाएगी यार। आपको नहीं लगता कि जब कोई इंसान 1% कंपनी ओपन कर रहा है तो उसको एक लीगल नॉमिनी भी अपॉइंट कर लेना चाहिए? वारिस, अपना वारिस अपॉइंट कर लेना चाहिए। कल को अगर मेरी डेथ हो गई तो फिर कम से कम वो बंदा मेरी कंपनी को कंटिन्यू करेगा, मेरी कंपनी कम से कम बंद नहीं होगी। सपोज करें मोहित बंसल, मैंने ओपीसी ओपन करी और मैंने सलमान खान साहब को, आप बोलोगे सर सलमान खान को अपना लीगल नॉमिनी बना लिया। अब जब एग्जांपल में सोच ही रहे हैं तो बड़ा आदमी सोचो ना भाई। जब लड्डू मेरे मन के हैं तो पूरे मीठे हों, पूरे गोल हों, तभी मजे आएंगे। तो कुछ भी सोच लूं मैं तो अंबानी साहब को बनाऊंगा अपना लीगल नॉमिनी। देख, मैंने एक 1% कंपनी ओपन करी, मैंने सलमान खान साहब को अपना लीगल नॉमिनी बनाया।
आप बोलोगे सर हमें ये समझ में आ गया, लीगल नॉमिनी आप इसलिए बना रहे हो, कल को मेंबर को कुछ हो गया तो कंपनी बंद नहीं होगी, वो लीगल नॉमिनी उस कंपनी को चला लेगा। लेकिन सर एक क्वेश्चन, सर इनकी भी तो मर्जी होनी चाहिए ना, जो आपकी कंपनी का लीगल नॉमिनी बन रहा है, बिल्कुल होनी चाहिए। आप इनको मार पीट के जोर जबरदस्ती करके अपना लीगल नॉमिनी नहीं बना सकते। और सलमान खान को तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता भाई, इतना बड़ा आदमी, बड़े इंसान है वो। तो जो भी पर्सन लीगल नॉमिनी बन रहा है उसको अपनी कंसेंट देनी होती है, वो लिखकर देता है। कौन? वो बंदा, सलमान खान साहब लिखकर देंगे कि मैं अपनी मर्जी से इस मोहित बंसल की 1% कंपनी का लीगल नॉमिनी बन रहा हूं, मैं तैयार हूं बनने के लिए, मैं अपनी मर्जी से बन रहा हूं, मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी गई है, मैं खुशी खुशी बन रहा हूं इसका लीगल नॉमिनी। अरे बात समझ में आता? तो जो वो बंदा है वो लिखकर देगा, और लिखकर देगा वो ई फॉर्म INC3 के अंदर, ये जरूरी है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं। रिवीजन साथ में चलता रहना चाहिए, तो हमें ध्यान रहता है हम क्या पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर है कंपनी कितने प्रकार की होती है। मैंने बोला अगर आप इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे देखोगे तो दो प्रकार की, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी वो है जो सेपरेट एक्ट में रजिस्टर्ड है पार्लियामेंट की अप्रूवल लेकर, रजिस्टर्ड वो है जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। दूसरा फिर हमने देखा लाइबिलिटी के बेसिस पर तीन प्रकार की कंपनी, फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा। देन फिर हमने देखा मेंबरशिप के बेसिस पर एक होती है प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 मेंबर, कम से कम 2 डायरेक्टर होने जरूरी हैं, लास्ट का शब्द प्राइवेट लिमिटेड होगा। हर प्राइवेट कंपनी पे 3 कंपलसरी रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होना जरूरी है, वो तीनों रेस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होनी चाहिए। पहली रेस्ट्रिक्शन, वो प्राइवेट कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी के मेंबर, डायरेक्टर, प्रमोटर एक दूसरे को कर सकते हैं, रिलेटिव्स को कर सकते हैं, बाहर की जनता को नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम मेंबर 200 होते हैं, जिसके अंदर हम एम्प्लॉइज चाहे से पास्ट है चाहे से प्रेजेंट है उसको काउंट नहीं करते। और प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, आओ मेरी सिक्योरिटीज को खरीदो। नेक्स्ट हमने देखा पब्लिक कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, कम से कम 7 मेंबर, कम से कम 3 डायरेक्टर, लास्ट का शब्द लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी वाली कोई भी रेस्ट्रिक्शन पब्लिक पे नहीं लगती है। और अगर कोई पब्लिक प्राइवेट कंपनी पब्लिक की सब्सिडरी है तो फिर उस प्राइवेट को भी पब्लिक माना जाता है, बन नहीं जाती है वो प्राइवेट पब्लिक बनती नहीं है, बस उसको माना जाता है। 1% कंपनी का कंसेप्ट मैंने बताया इंडिया में नया नया है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस कंसेप्ट को लेकर आई, छोटे मोटे बिजनेसमैन को फायदा देने के लिए लेकर आई, उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए लेकर आई। क्वेश्चन अब ये आ जाता है कि 1% कंपनी में मिनिमम 1 मेंबर, मिनिमम 1 डायरेक्टर, लास्ट का शब्द ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड आएगा। और इंडिया का सिटीजन और रेजिडेंट ही इंडिया में 1% कंपनी ओपन कर सकता है, एक वक्त पर एक कर सकता है। और लीगल नॉमिनी होना जरूरी है, जो कि राइटिंग में लिखकर देगा कि मैं लीगल नॉमिनी बनने को तैयार हूं। अब देखें, आप लोगों ने फाउंडेशन के अंदर भी पढ़ा होगा कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो माइनर कंपनी का मेंबर भी नहीं बन सकता, क्योंकि जब भी कोई इंसान कंपनी का मेंबर बनता है तो वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ही मेंबर बनता है। पढ़ा था हमने लिमिटेड बाई गारंटी, लिमिटेड बाई शेयर में कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ना तो माइनर कंपनी का मेंबर बन सकता है, ना ही नॉमिनी बन सकता है, क्योंकि नॉमिनी के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है ई फॉर्म INC3 के अंदर। तो माइनर 18 साल से नीचे का इंसान कभी भी कंपनी का ना तो मेंबर बनेगा ना नॉमिनी बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपनीज जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। एग्जांपल के तौर पर सपोज कीजिए मैंने प्राइवेट कंपनी ओपन करी। जब मैंने ओपन करी तो मेरा धंधा छोटा था, कम था। मैंने सोचा यार प्राइवेट कंपनी खोल लेता हूं।
बिजनेस बड़ा हो गया भगवान की दया से। अब मैंने सोचा यार ये कंपनी को प्राइवेट क्यों रहने दें, पब्लिक बना दें यार इसको, बिजनेस तो बड़ा हो गया हमारा। तो मैं उसी कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कर दूंगा, कानून परमिशन देता है, उल्टा कर लो, पब्लिक से प्राइवेट चाहता हूं कर लूंगा। मैंने 1% कंपनी खोली, मैं अब उसको प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, कर लूंगा। मैंने 1% कंपनी खोली, मैं उसे पब्लिक में कन्वर्ट करना चाहता हूं, कर लूंगा। तो कंपनीज कन्वर्ट होती हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट होती है, लेकिन 1% कंपनी कभी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। एक 1% कंपनी कभी भी 1% कंपनी कभी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती, मतलब सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती। अरे मेरी बात यहां तक समझ में, ये हो गया आपका ये पॉइंट। और एक लास्ट पॉइंट और आता है। एक स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि सर मैं एक ओपीसी खोल रहा हूं, क्या सर मैं उस 1% कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकता हूं? कर सकते। सर मार्केटिंग का काम कर सकता हूं? कर सकते हो। सर सर्विस देने का काम कर सकता हूं? कर सकते। सर बैंकिंग वाला काम कर सकता हूं? नहीं। 1% कंपनी किसी भी तरह की एक्टिविटीज कर सकती है, लेकिन बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकती, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती। तो अभी तक हम लोगों ने 3 बेसिस पर टाइप ऑफ कंपनी पढ़ ली, इनकॉर्पोरेशन, लाइबिलिटी और मेंबरशिप, प्राइवेट, पब्लिक, 1%। यहां तक आप लोग समझ में आनी चाहिए ये चीज। आपको नहीं आई तो दोबारा से वीडियो प्ले करके देख लो, मैंने सब चीज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। दूसरी बात मैं बता दूं, मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये मैसेजेस आते हैं, ईमेल आते हैं कि सर आप ये जो पढ़ा रहे हो, तो आपने ये जिस तरीके से हमें एग्जाम्पल दिए हुए पीपीटी की फॉर्म में, सर वो नोट्स हमें बहुत इजी लग रहे हैं, हमें वो नोट्स चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर उस चैनल को ज्वाइन करके, फ्री में ज्वाइन होगा, ये फोकट में, फ्री फोकट है, फ्री में ज्वाइन करके आप वहां से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम चलेंगे अपना नेक्स्ट। तो अभी तक हमने 3 बेसिस पर देख लिया, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि कंट्रोल के बेसिस पर कितने टाइप की कंपनीज होती है। कंट्रोल के बेसिस पर 2 टाइप की कंपनीज होती है, ध्यान से देखें। कंट्रोल के आधार पर 2 प्रकार की कंपनीज होती है। एक तो वो कंपनी होती है जो कंट्रोल करती है, उसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। एक वो कंपनी होती है जिसका कंट्रोल किया जाता है, जो कंट्रोल हो रही है, उसे हम बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। मैं दोबारा से बोल देता हूं कि कंट्रोल के आधार पर 2 टाइप की कंपनीज होती है। एक होती है होल्डिंग कंपनी जो कंट्रोल कर रही है, एक होती है सब्सिडरी कंपनी जिसका कंट्रोल किया जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर ये बात समझ में आ गई, लेकिन सर क्या क्राइटेरिया है जिससे हमको ये पता लग जाए कि होल्डिंग कौन सी है, सब्सिडरी कौन सी है? एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहली बात आप ये समझ लो कि हर कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं, और डायरेक्टर कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है, क्योंकि वो डायरेक्टर कंपनी को डायरेक्शन देता है कि कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी कैसे चलेगी। डायरेक्टर ये डायरेक्शन देता है कंपनी, तो वो डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है कंपनी के लिए।
और हर कंपनी में डायरेक्टर होता है, ये समझ लो। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमें कैसे पता चलता है कौन सी कंपनी होल्डिंग है, कौन सी सब्सिडरी है, आखिर क्राइटेरिया क्या है। ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें। एक कंपनी है, उसका नाम है दबंग कंपनी लिमिटेड। एक दूसरी कंपनी है, उसका नाम है कलंक कंपनी लिमिटेड। इस कलंक कंपनी के अंदर टोटल 6 डायरेक्टर हैं। टोटल 6 इंपॉर्टेंट इंसान हैं। डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है। 6 डायरेक्टर हैं इस कलंक कंपनी में। सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर। 6 डायरेक्टर हैं इस कलंक कंपनी के अंदर। 6 इंपॉर्टेंट लोग जो कंपनी को चलाते हैं। इन 6 में से 4 लोगों को, 4 डायरेक्टर्स को दबंग ने अपॉइंट किया। सोचिए, दबंग कंपनी ये तय कर रही है कि इस कलंक कंपनी के अंदर कौन व्यक्ति डायरेक्टर बनेगा। दबंग कंपनी ये तय कर रही है कि कलंक कंपनी को कौन चलाएगा, कौन आगे बढ़ाएगा, कौन डायरेक्शन देगा। इसका मतलब दबंग कंपनी कंट्रोल कर रही है कलंक को, तभी तो अपॉइंट कर पा रही है। आज कोई रोड पे चलती हुई कंपनी कलंक कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देगी, कंपनी बोलेगी बगैर मैं खुद कर लूंगा यार। लेकिन अगर दबंग कंपनी इस कलंक कंपनी के अंदर टोटल जितने डायरेक्टर है, 6 डायरेक्टर, उसके 50% से ज्यादा, 50% कितना बनता है 3, उससे ज्यादा ये अपॉइंट कर रही है। अब आप सपोज कीजिए, अगर आज कंपनी में 6 डायरेक्टर है और इस कलंक कंपनी के अंदर कोई भी मैटर उठा, कोई भी मुद्दा उठा, उस पर जो 2 डायरेक्टर हैं जो इस कंपनी ने अपॉइंट नहीं किए थे, वो बोल रहे हैं कंपनी के काम को कर दो। लेकिन 4 डायरेक्टर जिनको दबंग ने अपॉइंट किया था वो बोल रहे हैं मत करो। भाई साहब, वोटिंग जो है वो नहीं के फेवर में चली गई। यार, ये दबंग कंपनी डिसाइड कर रही है कि इस कंपनी के अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा। यार, ये कंपनी इसकी ब्रांच है। यार, ये कंपनी इसको कंट्रोल कर रही है। यार, दबंग कंपनी होल्डिंग कंपनी है। यार, कलंक कंपनी सब्सिडरी कंपनी है। ये कलंक इसकी ब्रांच है। इसके अंदर, कलंक के अंदर टोटल जितने डायरेक्टर हैं उसके 50% से ज्यादा ये कंपनी अपॉइंट कर रही है। ये तय कर रही है इस कंपनी को कौन चलाएगा, इसके डायरेक्शन कौन देगा। ये पहला क्राइटेरिया। मैंने आपको बोला जो कंपनी कंट्रोल करती है वो होल्डिंग, जिसका कंट्रोल होता है वो सब्सिडरी। हमें पता कैसे चलता है? अगर किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। अब आ जाता है दूसरा क्राइटेरिया। एक कंपनी है रिलायंस। अच्छा, मैं इससे पहले आपको यह बता दूं, अगर आप किसी कंपनी का शेयर परचेज करोगे तो साथ में इक्विटी शेयर परचेज करोगे तो साथ में वोटिंग राइट भी मिलता है। आप अगर कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आपको कंपनी के अंदर वोट देने का अधिकार भी मिलता है। ये समझ लो पहले। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। रिलायंस एक कंपनी है, डीएलएफ एक कंपनी है। रिलायंस डीएलएफ के होल्ड करती है 51% शेयर्स।
तो डीएलएफ के पास खुद के कितने शेयर्स हैं? 49%। मैंने आपको बोला शेयर्स के साथ में वोटिंग राइट आते हैं, तो रिलायंस के पास में वोटिंग राइट कितने हैं? 51%। डीएलएफ के पास खुद के 49% शेयर हैं, तो खुद के वोटिंग राइट भी 49% है। आज अगर डीएलएफ अपनी कंपनी के अंदर कोई मैटर डिसाइड करना चाहती है, तो उसके लिए उसको रिलायंस की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, रिलायंस की वोटिंग जरूरी है। अगर रिलायंस ने मना कर दिया तो डीएलएफ वो काम नहीं कर सकती। इसका मतलब हो गया रिलायंस डीएलएफ को कंट्रोल कर रही है। अगर आज एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर ज्यादा वोटिंग राइट्स होल्ड करती है, इसका मतलब वो कंपनी के पास में खुद का डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। वो कंपनी खुद का डिसीजन नहीं ले सकती। वो कंपनी सब्सिडरी है, ये कंपनी होल्डिंग है। देखो लिखा हुआ है, अगर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड करती है तो उसे होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, या फिर 50% से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर लेती है तो होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। एक थर्ड और सिचुएशन आ जाती है, इसके बहुत ध्यान से सुने। सलमान खान, अरबाज खान, अरबाज खान सलमान खान के भाई हैं। सोहेल खान अरबाज खान के भाई हैं। क्या ये बोला जा सकता है कि भाई का भाई भी भाई होगा? अगर अरबाज खान सलमान खान के भाई हैं, अगर सोहेल खान अरबाज खान के भाई हैं, तो इनडायरेक्टली सोहेल खान सलमान खान के भाई। इस बात को मैं दोबारा से दूसरी तरीके से बोलूं, अगर मैं दूसरी तरीके से बोलूं, डीएलएफ रिलायंस की सब्सिडरी है, XYZ डीएलएफ की सब्सिडरी है। तो सब्सिडरी मतलब डीएलएफ की सब्सिडरी मतलब XYZ, मेन कंपनी की भी सब्सिडरी मानी जाएगी। सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी विल बी ट्रीटेड एज सब्सिडरी। इसको आप ऐसे देख लो कि दबंग 2 दबंग 1 की सब्सिडरी है और दबंग 3 दबंग 2 की सब्सिडरी है, तो बाय डिफॉल्ट दबंग 3 दबंग 1 की सब्सिडरी। तो अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कंपनीज कितने टाइप की होती है, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर स्टैट्यूटरी और रजिस्टर्ड, लाइबिलिटी के बेसिस पर लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड, मेंबरशिप के बेसिस पर प्राइवेट, पब्लिक, 1%, कंट्रोल के बेसिस पर होल्डिंग और सब्सिडरी। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम चलेंगे आगे। अब आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज। इसको समझाने के लिए मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, बहुत ध्यान से देखें, बहुत इजी एग्जांपल है। सलमान खान साहब ने गोविंदा जी से बोला, गोविंदा और सलमान खान के बीच में बातचीत हो रही है, हमें वो बातचीत समझनी है, सुननी है बहुत आराम से। सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी हमें समझ में आ जाएगी। सलमान खान ने गोविंदा जी से बोला कि गोविंदा भैया, मैं सोच रहा हूं
कि यार मैं एक एनपीओ खोल दूं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी खोल दूं। गोविंदा बोला क्यों खोलना चाहता है भाईजान, क्यों, प्रॉफिट कमाना है? सलमान खान बोला नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, प्रॉफिट तो मुझे नहीं कमाना है, मुझे तो चैरिटी करनी है, मुझे तो लोगों को भला करना है, मुझे तो एजुकेशन को बढ़ावा देना है, मुझे तो लोग हॉस्पिटल को, एजुकेशन को, हेल्थ सेक्टर को, आर्ट्स को, कॉमर्स को, साइंस को, रिलीजियस चैरिटी करनी है, प्रॉफिट नहीं कमाना है। इसलिए मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 कंपनी खोलना चाहता हूं। गोविंदा बोला बिल्कुल सही, अगर तुझे चैरिटी करनी है तो ही तू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी खोल सकता है, अगर तुझे प्रॉफिट कमाना है तो तू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी नहीं खोलेगा, पब्लिक या प्राइवेट या 1% कंपनी खोल ले, क्योंकि नॉन प्रॉफिट तो सिर्फ चैरिटी करती है। सलमान खान बोला ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं खोलूं कैसे, क्या कानून क्या बोलता है, क्या क्या काम करने पड़ेंगे मुझको अगर मैं एनपीओ खोलना चाहता हूं। गोविंदा जी बोले हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके सेक्शन 8 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसके सेक्शन 8 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लो, एनपीओ खुल जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं। अगर आपको एनपीओ खोलना है तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो तो सलमान खान साहब बोले कि गोविंदा भाई आपने बोला सेक्शन 8 में रजिस्टर करवा लूं, मेरा एनपीओ खुल जाएगा, बस उसके अलावा भी कोई काम करना है? बोला हाँ हाँ करना है। जब तू सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन करवा ले, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाना और सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट ले लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट देगा, उसके अंदर वो परमिशन देगा कि आप एनपीओ की तरह, सेक्शन 8 कंपनी की तरह, चैरिटेबल कंपनी की तरह काम कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो सलमान खान बोला अच्छा 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 अच्छा, अब आ गई सब बात समझ, अब आ गई। आप बोल रहे हो कि एक तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 में रजिस्टर हो जाओ प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट ले लो और मेरा एनपीओ ओपन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन अब सलमान खान बोला गोविंदा भैया आपने इतनी बात बता दी, बड़ी मदद करी मेरी, भगवान भला करे आपका, लेकिन एक बात और बता दो यार मुझको। मैंने सुना है प्राइवेट कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड आता है, पब्लिक के नेम के एंड में लिमिटेड आता है, 1% के नेम के एंड में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड आता है। मैं जब अपना एनपीओ खोलूंगा मुझे उस कंपनी के नेम के एंड में क्या लिखना जरूरी है? कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं, ना 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 कुछ भी नहीं लिखना है तुमको। अच्छा तो मैं डायरेक्टली बीइंग ह्यूमन कर दूं क्या इसका नाम, इसके आगे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी कुछ नहीं लिखना, कुछ मत लिखो यार, सिर्फ अपनी कंपनी का नाम लिख दो तुम, बहुत है, आगे कुछ मत लिखो। यहां तक की बात सलमान खान को समझ में आ गई, लेकिन गोविंदा जी ने सलमान खान को एक बात और बोली। गोविंदा जी ने सलमान खान को बोली, बोला सुन, जब सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको सर्टिफिकेट देगी कि एनपीओ की तरह काम कर लो, तो सर्टिफिकेट के पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिख देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। जब तक तुम एनपीओ की तरह काम करोगे तुम्हें वो सभी टर्म्स कंडीशंस माननी पड़ेगी। अगर तुमने वो टर्म्स कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो तुमसे ये सर्टिफिकेट विथड्रॉ कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, छीन लेंगे, और फिर तुम एनपीओ नहीं रहोगे, फिर तुम नॉर्मल पब्लिक या प्राइवेट बन जाओगे, छीन लेंगे अगर तुमने सर्टिफिकेट की टर्म्स कंडीशन पूरी नहीं करी।
सलमान खान बोला अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कर दूंगा। यार कैसी बात करते हो, मैं कर दूंगा, बड़ा आदमी हूँ। बोले ठीक है। गोविंदा जी बोले एक और बात का ध्यान रखना। बोला क्या होता है ना, कंपनीज के अंदर अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाता है तो फिर वो कंपनीज खुश हो जाती है और कैश में अपने मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ऐसा होता है नॉर्मली, अगर कंपनी के पास में एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आ जाते हैं तो कंपनी मेंबर को, शेयर होल्डर को खुश करने के लिए थोड़ा सा पैसा उनके बीच में भी बांट देती है। कैश की डायरेक्ट पैसा देती है, कैश देती है, डायरेक्ट कैश, उसको डिविडेंड बोलते हैं। तुम जब एनपीओ खोलो, अगर तुम्हारे एनपीओ के अंदर भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हो जाएं तो तुम अपने मेंबर शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे सकते। हाँ, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को तुम इनडायरेक्टली यूज ले लेना, उन लोगों के भले के लिए, फायदे के लिए, इनडायरेक्टली, लेकिन उनके हाथ में तुम पैसा नहीं दोगे, डिविडेंड नहीं दोगे। अगर दिया तो सर्टिफिकेट विड्रॉ कर लिया जाएगा, तुम एनपीओ नहीं रहोगे। सलमान खान बोला अब आ गई सब बात समझ में, और ये होता है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये वो कंपनीज होती हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए पैदा नहीं होती, जिनका मेन पर्पस चैरिटी करना होता है। उनके नेम के एंड में कुछ भी नहीं आता, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उनकी कंडीशंस माननी पड़ती हैं, नहीं मानी तो सर्टिफिकेट विड्रॉ हो जाएगा और वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी नहीं दे सकते। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आती है फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी को समझाने से पहले मैं आप लोगों को कोई कंसेप्ट समझाना चाहूंगा, तभी आपको ये फॉरेन कंपनी समझ में आएगी। ध्यान से सुने। एक आरओसी नाम की अथॉरिटी होती है, ये लीगल अथॉरिटी है, सरकारी डिपार्टमेंट है जिसके पास में पावर है। इसका पूरा नाम है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये स्टेट लेवल की अथॉरिटी होती है, मतलब हर राज्य में आरओसी होता है। अगर आप किसी भी स्टेट के अंदर कंपनी ओपन करना चाहते हो तो आपको उस राज्य के आरओसी के पास में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तब जाकर आपकी कंपनी खुलती है। ये नॉर्मल बात बताई है मैंने आपको कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक लीगल अथॉरिटी है, स्टेट लेवल की अथॉरिटी है, और हर स्टेट में एक आरओसी होता है। और अगर आप किसी भी स्टेट के अंदर कंपनी ओपन कर रहे हैं तो आपको उस स्टेट के आरओसी के पास में अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। सिंपल बात बता दी मैंने आपको। अब हम चलते हैं अपनी फॉरेन कंपनी के ऊपर कि फॉरेन कंपनी क्या होती है। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ध्यान से सुने। ये है हमारे प्यारे पोपटलाल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो ना सभी, और ये है हमारे प्यारे जेठा भैया, जेठिया। पोपटलाल जेठालाल से बोले कि जेठा भैया, ये जो अमेजॉन कंपनी है, फॉरेन कंपनी, मैं इसकी इंडिया में एक ब्रांच खोल रहा हूं राजस्थान के अंदर। जेठालाल बोला वाह भैया वाह पोपटलाल, बहुत बढ़िया बात है, तुम फॉरेन कंपनी की इंडिया में ब्रांच खोल रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। पर ये बताओ, लेकिन पोपटलाल बोला लेकिन जेठा भैया मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है
कि अगर इंडिया में कोई ब्रांच खोलनी पड़ती है तो क्या करना पड़ता है। पोपटलाल बोला एक बात बता यार। जेठालाल बोला कब खोल रहा है तू अपनी ब्रांच। बोला मैं खोल रहा हूं 31 जुलाई को। बोला तो सुन, कानून के मुताबिक अगर कोई भी इंसान फॉरेन कंपनी की इंडिया में कोई ब्रांच ओपन कर रहा है तो जिस दिन ओपन कर रहा है 31 जुलाई, उसके 30 दिन के अंदर, मतलब 30 अगस्त तक उसे अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। वो इंडियन ब्रांच उसे रजिस्टर करवानी पड़ेगी कंपनीज एक्ट, इंडिया के कंपनीज एक्ट। पोपटलाल बोला ठीक है चलो। मेरे ये बात जेठा भैया तुमने बोला कि अगर मैं फॉरेन कंपनी की इंडिया में कोई ब्रांच ओपन कर रहा हूं तो मैं जिस दिन ओपन कर रहा हूं उसके 30 दिन के अंदर मुझे वो ब्रांच इंडिया में रजिस्टर करवानी पड़ेगी। 30 दिन के अंदर। किसको? जेठालाल बोला 2 आरओसी के पास में, 2 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में। पहला तो जिस स्टेट के अंदर तुम खोल रहे हो कंपनी, उस स्टेट का आरओसी, मतलब राजस्थान, क्योंकि इसने बोला ना मैं राजस्थान में खोल रहा हूं। दूसरा दिल्ली के आरओसी में। पोपटलाल बोला आ गया, समझ में आ गया। मैं अगर फॉरेन कंपनी की इंडिया में कोई ब्रांच ओपन कर रहा हूं तो मुझको वो ब्रांच 30 दिन के अंदर रजिस्टर करवानी पड़ेगी 2 आरओसी के पास, एक तो मेरे स्टेट वाले आरओसी के पास में और उसके अलावा दिल्ली के आरओसी के पास में। समझ में आ गई जेठा भैया? लेकिन जब तुम रजिस्टर करवाओगे, अब पोपटलाल बता रहा है, जेठालाल बता रहा है, जब तुम रजिस्टर करवाओगे ना, आरओसी के पास में जाओगे रजिस्टर करवाने के लिए, तो आरओसी तुमसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगेगी, तब रजिस्टर करेगी। उन बहुत सारे डॉक्यूमेंट में से एमओए और एओए भी एक डॉक्यूमेंट होता है। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी के लिए इतना समझ लो होता है। तो ये हो गई आपकी फॉरेन कंपनी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आती है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 85। फॉरेन कंपनी का सेक्शन था सेक्शन 2 सबसेक्शन 42। अब स्मॉल कंपनी, अगर कोई आपसे ये पूछे कि यार कोई कंपनी स्मॉल है, ये किस बात पे तय किया जाता है, क्या क्राइटेरिया होता है तय करने का कि कंपनी स्मॉल है? क्राइटेरिया होता है कैपिटल कंपनी की प्लस टर्नओवर। एक लिमिट होती है दोनों की, अगर उस लिमिट के अंदर हो तो आपको स्मॉल कंपनी बोला जाता है। अगर उस लिमिट से बाहर चले गए हो तो फिर आप स्मॉल नहीं रहते, फिर आप बड़ी कंपनी बन जाते हैं। सर लिमिट क्या है? अगर आप कंपनी स्मॉल कंपनी बोलना चाहते हो तो आपकी कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। 2 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। सर 2 करोड़ हो सकती है क्या? हो सकती है। सर 2 करोड़ से कम हो सकती है क्या? हो सकती है। 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। तो पहली कंडीशन 2 करोड़ से ज्यादा ना हो कैपिटल, और टर्नओवर ज्यादा ना हो 20 करोड़ से। अगर किसी कंपनी की कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है प्लस टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी मानी जाएगी। लेकिन अगर कैपिटल या टर्नओवर दोनों में से कोई एक भी चीज एक्सीड कर गई तो भैया वो कंपनी स्मॉल नहीं मानी जाएगी, वो कंपनी लार्ज, बड़ी हो जाएगी। स्टूडेंट बोलता है समझ में आ गई भाई साहब, समझ में आ गई मेरे को। स्मॉल कंपनी जो है उसका मतलब है कि कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो, टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा नहीं हो। बात समझ में आ चुकी है। अब मुझे ये बता दो आप। सर मेरा क्वेश्चन ये है, सर
ये किसने तय किया कि कैपिटल की लिमिट 2 करोड़, टर्नओवर की लिमिट 20 करोड़? किसने तय किया? किसके पास में है ये अधिकार? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है ये अधिकार कि कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा ना हो, टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा। समझ में आ गया साहब? समझ में मजा आ गया? सर एक बात बताओ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 करोड़ ही क्यों रखी लिमिट? कुछ और क्यों नहीं रखी? या रख सकती है क्या? रख सकती है। सर कितना रख सकती है? 3 करोड़ रख सकती है, 4 रख सकती है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सर 10 करोड़ रख सकती है? रख सकती है। 10 करोड़ से ऊपर रख सकती है? नहीं। आज प्रेजेंट में जो स्मॉल कंपनी की कैपिटल की लिमिट है वो 2 करोड़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय करी है। सेंट्रल गवर्नमेंट फ्यूचर में इसको बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकती। आपको पता है 1 अप्रैल 2021 से पहले कैपिटल की जो लिमिट थी वो 50 लाख थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा के 2 करोड़ कर दी। फ्यूचर में गवर्नमेंट और बढ़ाना चाहे बढ़ा सकती है, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकती। इसी तरीके से टर्नओवर की लिमिट को 100 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकती। ये होती है स्मॉल कंपनी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आती है गवर्नमेंट कंपनी। बहुत ध्यान से सुने। एक कंपनी है, उसका नाम है साईनाथ एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस कंपनी के सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड कर लिए। वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। ये कंपनी गवर्नमेंट बन जाएगी। या फिर ऐसा नहीं हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं, राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने इस कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड कर लिए, तो भी कंपनी गवर्नमेंट बन जाएगी। या फिर ऐसा नहीं हुआ, महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड कर लिए, तो भी कंपनी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट किसी भी कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड कर ले, तो वो कंपनी गवर्नमेंट बन जाती है। सर समझ में आ गया? लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है, सर क्या ये जरूरी है कि अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट ने या अकेली स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड किया हो? सर अगर इन लोगों ने मिलजुल के होल्ड कर लिया हो तो थोड़ा इसने, थोड़ा इसने, थोड़ा इसने, लेकिन टोटल मिलाकर 51% या उससे ज्यादा, तो भी कंपनी गवर्नमेंट है। एग्जांपल के तौर पे आपकी कंपनी है एयरटेल। अगर 2013 तक देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कंपनी के 25% शेयर होल्ड कर रखे हैं। अभी तक ये कंपनी गवर्नमेंट नहीं है क्योंकि 25%। 2015 में राजस्थान की गवर्नमेंट ने 15 और परसेंट शेयर होल्ड कर लिए, तो 25 प्लस 15 टोटल 40% शेयर्स हो गए। अब भी कंपनी गवर्नमेंट नहीं है। 2019 में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने 11% और खरीद लिए, अब टोटल 51% हो गए। अब कंपनी गवर्नमेंट बन गई। तो चाहे से कोई अकेला होल्ड कर ले, चाहे से ये मिलजुल के होल्ड कर ले, कंपनी गवर्नमेंट कहलाती है। यही बात मैंने यहां पर लिखी हुई है इजी लैंग्वेज में। अगर किसी कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर सेंट्रल या स्टेट या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने होल्ड कर लिए, वो कंपनी गवर्नमेंट है। 51% सबने मिलके किए तो भी चलेगा, अकेले ने किए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने जो टाइप ऑफ कंपनी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम लोगों ने अभी तक इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे स्टैट्यूटरी और रजिस्टर्ड कंपनी देख लिया, लाइबिलिटी के बेसिस पे लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी देख लिया, मेंबरशिप के बेसिस पे पब्लिक प्राइवेट 1 पर्सन कंपनी देख लिया,
कंट्रोल के बेसिस पे होल्डिंग सब्सिडरी देख लिया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 कंपनी देख ली, फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 देख लिया, स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 देख लिया, और गवर्नमेंट कंपनी भी देख ली है। अब एक लास्ट और बचता है इसके अंदर, एसोसिएट कंपनी, वो हम और समझ लेते हैं और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। बहुत इजी है, देखें, अगर एक कंपनी इन्फ्लुएंस रखती है दूसरी कंपनी के ऊपर, मतलब इन्फ्लुएंस रखती है का मतलब ये कंपनी इस कंपनी के डिसीजंस ले सकती है, ये कंपनी भी ले सकती है डिसीजंस, डिसीजन मेकिंग पावर में ये कंपनी भी आ रही है। ये कंपनी भी तय करेगी कि इस कंपनी के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, इस कंपनी का इन्फ्लुएंस चलता है, इसकी बात मानी जाती है, तो फिर माना जाएगा कि ये इसकी एसोसिएट कंपनी है। एग्जाम्पल के तौर पे पता है, एक हमारी एक दुकान है, शॉप है, उस पर मेरे भैया बैठते हैं, तो जितनी भी लेबर वहां पे काम करती है ना, उनकी नजरों में मेरे भैया मालिक हैं, वो लेबर मुझे नहीं जानती। एक दिन मैं, मोहित बंसल, दुकान पर आया, वह दुकान पे कोई सामान पड़ा हुआ था बेकार, मेरे भैया ने लेबर से बोला इस सामान को गोडाउन में डाल दो, यूज आएगा तो देख लेंगे। मैंने अचानक से बोला नहीं नहीं, ये सामान बिल्कुल बेकार हो गया है, इसको फेंक दो। अब ये सामान गोडाउन में नहीं ले जाना, इसको फेंक दो। भैया ने बोला ठीक है फेंक दो। आप सोचिए, वो लेबर मुझको नहीं जानती, लेकिन उस लेबर को ये समझ में आ गया होगा कि यार इस बंदे की बात को हमारा मालिक सुन रहा है, मतलब इसके पास भी इन्फ्लुएंस करने की पावर है, ये इससे रिलेटेड है। यही होती है एसोसिएट कंपनी। और एग्जाम्पल, आप सोचिए कोई आपको ज्ञान बांट रहा है, रोड पे चलता आदमी अगर आपको ज्ञान बांटेगा, आप उसकी सुनोगे ही नहीं, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन आपकी मम्मी, आपके पिताजी, आपके भाई साहब, बहन, रिश्तेदार, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में अहमियत रखता है, आप उसको बड़ा मान सम्मान देते हैं, दोस्त भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, आप अगर उसकी बात मान रहे हैं, इसका मतलब वो आपकी जिंदगी में इन्फ्लुएंस रख रहा है, आप दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है। तो एसोसिएट का मतलब होता है रिलेटेड। अब देखें, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर 20% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करती है, रिलायंस ने डीएलएफ के अगर 20% से ज्यादा शेयर होल्ड करे, तो रिलायंस के पास डीएलएफ के अंदर डिसीजन लेने की पावर आ गई, मतलब इन्फ्लुएंस करने की पावर आ गई, मोर देन 20%। लेकिन ध्यान रखिएगा 50% से ज्यादा मत कर देना, वरना कंपनी सब्सिडरी बन जाएगी। तो आपका जो एसोसिएट होता है वो मोर देन 20 बट लेस देन 51%। अरे बात समझ में? तो अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंदर 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग रखता है, तो हम उसको एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। और यहां पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो अभी तक हम लोग कंपनी लॉ के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, दोनों की रिकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स के साथ में पूरे डिटेल में मैं आपको समझा चुका। अगर ये नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं
तो डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं और आप क्लासेस परचेज करना चाहते हैं या फिर लाइव लेना चाहते हैं, आप रिकॉर्डेड भी खरीद सकते हैं या फिर लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और आपको क्लासेस नोट्स के साथ, ये वाले एग्जाम्पल वाले पीपीटी नोट्स के साथ में प्रोवाइड करी जाएगी। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 पढ़ेंगे, कंपनी लॉ का। थैंक यू।